Morning students, welcome to the social science class. Continuing the chapter, the Union Government, the Judiciary. Today we will learn about Supreme Court of India. We will learn composition, qualification of judges, tenure and removal from office, their salary and allowances, and finally powers and functions of the Supreme Court. Students, the Supreme Court was established on January 26, 1950. As you know, this is the same date on which our Constitution was adopted and enforced. The Supreme Court is the highest court of the country with its headquarters at New Delhi. In the previous lecture also, we have studied that Supreme Court is at the apex in the hierarchical order. The headquarters of Supreme Court is at New Delhi, and Supreme Court hears both civil and criminal cases. It also deals with the cases pertaining to the इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनने के अलावा हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन। द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेज ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 31 अदर जजेस हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं और अन्य जजेस भी होते हैं और इनकी गिनती मैक्सिमम 31 हो सकती है। चीफ जस्टिस समेत सारे जजेस की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस को छोड़ के बाकी जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम द्वारा की जाती है। ये एक क्लोज्ड ग्रुप होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस होते हैं। इनकी रिकमेंडेशन से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति देश के प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, जबकि चीफ जस्टिस की नियुक्ति करने के लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस की सलाह ले सकता है जिनको वो इस काम के लिए प्रॉपर समझे। लेकिन ऐसी प्रथा है कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है, सबसे सीनियर है, उसे ही चीफ जस्टिस बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस का होना ज़रूरी है। सबसे पहले ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। उसका भारत का सिटीज़न, भारत का नागरिक होना सबसे ज़रूरी है। सेकेंड, अ जज ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। वो व्यक्ति हाई कोर्ट में या अन्य कोर्ट्स में कम से कम 5 साल के लिए जज रह चुका होना चाहिए। और अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो किसी कोर्ट में जज नहीं रहा है तो वो प्रेसिडेंट की नज़र में एक उच्च कोटि का कानूनदान भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, टेन्योर एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको एक फिक्स पीरियड के लिए अपने पद पर बने रहने का अधिकार दिया है। और
सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर एक जज 65 ईयर्स ऑफ एज तक अपने पद पर बना रह सकता है। नॉर्मली उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, और अगर हटाना पड़े तो उसके लिए बहुत ही वैध रीज़न होना चाहिए। या तो उसका मिसबिहेवियर प्रूव किया जाए, या ये सिद्ध किया जाए कि वो अपने पद के काबिल नहीं है, और इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उसी सेशन में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से जिससे जजेस को हटाया जाता है, उसे भी इम्पीचमेंट कहा जाता है। The Chief Justice and all other judges of the Supreme Court remain in office till they attain the age of 65 years. Once a judge is appointed, he cannot be removed from office under normal circumstances. He or she can be removed only on grounds of proved misbehavior or incapacity to discharge functions by the President on the basis of a resolution passed by each house of the Parliament by a special majority during the same session. This process is called impeachment. अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है और उसे हटाया भी प्रेसिडेंट द्वारा ही जाता है, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ सेम सेशन में रेजोल्यूशन पास होना ज़रूरी है। नाउ स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप and 2/3 majority of members present and voting in each house. Now we come to next part, that is salary and allowances of the judges. The government has set the salary of the Chief Justice of India at rupees 2.8 lakhs per month, whereas for other judges at rupees 2.5 lakhs per month. Besides allowances, they are provided with many other facilities such as official residence card, travel allowance, leave and pension on retirement. भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी 2.8 लाख प्रति महीना है और बाकी जजेस की सैलरी 2.5 लाख प्रति महीना है। इन अलाउंसेस के अलावा उन्हें कई तरह की दूसरी सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे रहने के लिए ऑफिशियल घर, कार, ट्रैवल अलाउंसेस, छुट्टियां और रिटायर होने पर पेंशन। अब हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, सो इट परफॉर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस and it has different types of jurisdiction. Jurisdiction means अधिकार क्षेत्र, such as original, appellate, advisory and supervisory jurisdiction. Original jurisdiction का मतलब वो केसेस जो लोअर कोर्ट्स में नहीं पेश किए जाते, सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही पेश किए जाते हैं। अपीलेट का ज्यूरिस्डिक्शन का अर्थ है लोअर कोर्ट्स के फैसलों के विरुद्ध अपील के केसेस। एडवाइजरी, जैसा कि नाम से सजेस्टेड है, सलाह देना। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को ही सलाह दे सकता है। और सुपरवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन का अर्थ है अपने से लोअर कोर्ट्स की सुपरवाइजरी करना। तो हम एक एक करके सारे पावर्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किए जा सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन इज एक्सरसाइज्ड इन केसेस विच ओरिजिनेट
in the Supreme Court, which means they can be heard in the Supreme Court for the first time. Such cases includes disputes arising between, ऐसे कौन से केस हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? पहला, डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े, डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन यूनियन एंड वन और मोर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी एक स्टेट या अन्य स्टेट्स के बीच के झगड़े, बिटवीन यूनियन एंड अ स्टेट ऑब्लिक स्टेट्स, वाइस वर्सा वन और मोर स्टेट्स, ऐसे केसेस जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई एक स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ हो और दूसरी तरफ दूसरी स्टेट्स हो। थर्ड, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के आपसी झगड़े। और इसकी एग्जाम्पल है बहुत ही फेमस, पंजाब हरियाणा में हमेशा से ये डिस्प्यूट रहा है रिवर वाटर की शेयरिंग को लेकर। साउथ में भी कुछ स्टेट्स के अंदर वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट्स रहे हैं। सो एग्जाम्पल इज इंटरस्टेट डिस्प्यूट रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर एंड पावर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, also come under this category. Now we come to second part, that is appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction is exercised to hear appeals against the decisions of the high courts and other courts regarding constitutional, civil and criminal cases. सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस और संविधान की व्याख्या से संबंधित केसेस जो हाई कोर्ट या दूसरे कोर्ट्स में चले हों, उनके फैसलों के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। दिस jurisdiction is applicable to cases involving interpretation of the constitution, cases sent by the high courts, and the criminal cases where a high court changes the decision of a lower court and gives a death sentence. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को लेकर केसेस हो सकते हैं, या हाई कोर्ट द्वारा भेजे गए केसेस हो सकते हैं, या फिर लोअर कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अगर किसी ने हाई कोर्ट में अपील की है और वहाँ पर उसे मौत की सज़ा दे दी गई है, तो ऐसे फैसलों के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजन टेकन अर्लियर। सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा लिए गए पहले के किसी फैसले पर भी दोबारा अपील सुन सकता है। थर्ड वन इज एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। Advisory jurisdiction covers constitutional issues or matter of public importance if the President of India desires to obtain the opinion of the Supreme Court. Public matters को लेकर, जनहित के मामलों को लेकर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संबंधित मामलों को लेकर देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। Any such opinion given by the Supreme Court is not binding on the President. लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि प्रेसिडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना या न मानना उनकी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ कम्स सुपरवाइजरी jurisdiction. Of course, Supreme Court supervise the functioning of all the courts below it. Fifth function is court of record. The Supreme Court function as the court of record under which the proceedings of the courts are preserved. These records can be cited as precedents in future in all courts in the country. Supreme Court में चलने वाले सारे केसेस की हियरिंग्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्रोसीडिंग्स को संभाल कर रखा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसलों का भी रिकॉर्ड रखा जाता है और उसे लोअर कोर्ट्स एज एन एग्जाम्पल यूज करती हैं। नाउ कम्स फंक्शन नंबर 6, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। As protector of fundamental rights, the Supreme Court may declare a
law passed by the legislature null and void if it encroaches upon the fundamental rights of the people. Therefore, our fundamental rights are secure in the hands of Supreme Court. राइट्स का फ़ायदा तभी है जब उनको लॉ द्वारा एनफोर्स किया जा सके, और हमारे फंडामेंटल राइट्स को जुडिशरी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। अगर पार्लियामेंट मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के नाते कोई ऐसा लॉ पास करती है पार्लियामेंट के अंदर जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघना करता हो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। इस तरह हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स की रक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। 7th फंक्शन इज गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का भी गार्जियन है, उसका भी संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ना तो एग्जीक्यूटिव को ना ही लेजिस्लेचर को संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन करने की इजाज़त देता है। द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट कम पावर नंबर 8, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Judicial review is the power of the Supreme Court to review the laws enacted by the Parliament or the state legislature to ascertain whether they are in conformity with the provisions of the Constitution or not. जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो पार्लियामेंट या किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए कानून को दोबारा रिव्यू कर सकता है और देख सकता है क्या वो संविधान के अनुसार है या नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस होता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया कानून कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, तो वो उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है और वो कानून तुरंत रद्द माना जाएगा। इस तरह हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है, हमारे संविधान की सुरक्षा करता है, और ये इंश्योर करता है कि पार्टीज इन पावर, जो पार्टीज पावर में हैं, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह इन पावर्स को स्टडी करने के बाद हमें ये लगता है कि सुप्रीम के कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स हैं और ये हमारे संविधान, हमारे फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है और डेमोक्रेसी का तीसरा सबसे मजबूत स्तंभ है और लोगों को एक ट्रू डेमोक्रेसी के लाभ लेने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस और उसकी कंपोजिशन के बारे में हमने जाना। अगले लेक्चर में हम हाई कोर्ट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।